नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबान और पाकिस्तान के बीच करीबी रिश्तों से जुड़ी हुई खबर है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई प्रमुख जनरल फैज हामिद काबुल पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक तालिबान की सर्वोच्च फैसला लेने वाली परिषद ने जनरल फैज हामिद को काबुल आने का न्योता दिया था। सूत्रों के मुताबिक तालिबान और आईएसआई प्रमुख के बीच कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है, यानी कि अब सरकार बनाने की तैयारियों में जुट गया है तालिबान। और उससे पहले तालिबान के मेहमान नवाजी शुरू हो गई है। जहां जहां उसने न्योता दिया था वो लोग अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। जहां पर आपको बता दें कि आईएसआई चीफ हामिद काबुल पहुंच गए हैं और जानकारी के मुताबिक तालिबान की सर्वोच्च फैसला लेने वाली परिषद ने जनरल फैज हामिद को काबुल आने का न्योता दिया था। और सूत्रों के मुताबिक तालिबान और आईएसआई प्रमुख के बीच कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। और नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, देखिए अब धीरे धीरे मेहमान नवाजी शुरू हो गई है। तालिबान की जो मेहमान पहुंचने वाले थे वो अब पहुंचने लगे हैं। और कौन से मेहमान आने बाकी हैं अभी तालिबान के? देखिए, पाकिस्तान और चीन के ही ज़्यादातर लोग होंगे क्योंकि पाकिस्तान और चीन बहुत ही करीब है। और एक शिवानी महत्वपूर्ण बात बता दूं, अभी से कुछ दिन पहले पाकिस्तान और चीन के जो इंजीनियर हैं, खासकर टेक्नोक्रेट जो हैं, जो आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान के जो लोग हैं वो आईटी के मामले में, यानी उनके पास आईटी का एक्सपीरियंस बहुत कम है, तो इसलिए पाकिस्तान और चीन के इंजीनियर्स वहाँ पहुँचे ताकि उनको सुविधा प्रदान करे। मीडिया की बात करें, व्हाट्सअप से जिस तरह से लोगों को मैसेजेस को बढ़ाने की बात करें या फिर एयरपोर्ट पे बहुत सारे काम करने, उन तमाम चीज़ों की बात करें तो पाकिस्तान और चीन ने अपने टेक्नोक्रेट्स भी भेजे हैं। तो इन देशों के अधिकारी वहां पहुंचेंगे। तो आज जो फैज हामिद पहुंचे हैं उसके पीछे उन्होंने बयान दिया है तो अब से थोड़ी देर पहले कि वो अफगानिस्तान में शांति और स्थायित्व यानी शांति और स्टेबिलिटी के लिए उनका ये दौरा है। तो देखना होगा कि आने वाले वक्त में जो नेताओं से उनकी बातचीत होगी किस राह पे होती है। लेकिन आईएसआई का मुखिया जब वहाँ पहुँचता है तो भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह होती है कि आने वाले वक्त में अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल तालिबान के शासनकाल में क्या होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण और अहम बात होगी भारत के नज़रिए से। और भारत की भी नज़र इस बैठक पे लगी रहेगी कि आईएसआई के मुखिया जो है वो क्या बात करते हैं, किस तरह से आने वाले दिनों में तालिबान के साथ उनका संबंध होता है और क्या कुछ करते हैं वो तालिबान के जरिए अफगानिस्तान के अंदर। बिल्कुल, देखिए नीरज, जब सरकार बनने वाली है और सरकार बनने तक ये दखल पाकिस्तान का जरूर होगा। और आईएसआई प्रमुख के काबुल पहुंचने के क्या मायने निकाले जाएं, ये कितना नुकसानदेह होगा भारत के लिए? देखिए, मायने ये निकाले जाए कि तालिबान और पाकिस्तान बहुत करीब हैं। आईएसआई वहाँ का खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान का, और ऐसे में वहाँ के अगर आईएसआई के मुखिया खुद पहुँचते हैं तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में तालिबान और आईएसआई और तालिबान और पाकिस्तान के बीच किस तरह के संबंध होंगे। भारत के लिए चिंता की बात यह होगी कि अब जबकि तालिबान के साथ जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वहाँ पाकिस्तानी सेना और आईएसआईएस का फोकस अब कम होगा, क्योंकि अब से पहले जब तक तालिबान का शासन नहीं था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे पाकिस्तान की फौजों को ध्यान देना होता था, आईएसआई का फोकस होता था। लेकिन अब जबकि तालिबान का अधिकार होगा तो वहाँ से थोड़ा सा ढील देकर कश्मीर की तरफ फोकस करेंगे पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के लोग। तो भारत के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन इंश्योर करना होगा तालिबान को और अफगानिस्तान के शासन को कि कैसे वो तालिबान और अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ना होने दे। और ये बहुत बड़ी चुनौती होगी तालिबान के लिए भी और अफगानिस्तान बहुत बड़ी चुनौती है भारत के लिए भी। लेकिन अब देखना होगा कि तालिबान में जो सरकार बनने वाली है उस पर पाकिस्तान का क्या रोल होने वाला है। वहीं अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद कई ऐसे आतंकियों के चेहरे कैमरे में कैद होने लगे हैं जिनकी झलक दशकों से किसी को नहीं दिखी थी। ऐसी ही एक आतंकी का नाम है अमीन उल हक, जिसे ओसामा बिन लादेन का बेहद करीबी माना जाता था। गाड़ी में बैठे अलकायदा कमांडर की तस्वीरें जब कैमरे में रिकॉर्ड हुई तो उसने बकायदा गाड़ी का शीशा नीचे किया और शान से अपना चेहरा दिखाया। फिर कुछ लड़के उसके पास पहुंचे और उसके साथ सेल्फी लेने लगे। वीडियो भी हम आप तक दिखा रहे हैं किस तरह सेल्फी ली जा रही है। ये आतंकी है जिसके साथ ये सेल्फी ली जा रही है। और देखिए तस्वीरें, कितने शान के साथ वो शीशा पहले नीचे करता है, फिर लोग वहां पर पहुंचते हैं और उसके साथ सेल्फी लेते हैं। अमीन उल हक नाम है इसका और अब ये अफगानिस्तान पहुंच चुका है। ओसामा बिन लादेन का काफी करीबी माना जाता था इसे।
और गाड़ी में बैठे अलकायदा कमांडर की तस्वीरें। ये जब कैमरे में कैद हुई तो उसने बकायदा शीशा नीचे किया और शान से अपना चेहरा दिखाया और कुछ लोगों के साथ सेल्फी भी ली। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ओसामा बिन लादेन का काफी करीबी माना जाता था अमीन उल हक और अलकायदा को हथियारों की सप्लाई भी ये करता था, जिसकी वजह से जो आतंकी गुट हैं उनके बीच में इसकी अच्छी खासी पहचान भी थी। लादेन का सिक्योरिटी इंचार्ज भी अमीन उल हक रहा है और 2001 में लादेन की जान भी इसने बचाई थी। और तस्वीरें देखिए कितने शान से उसका स्वागत हो रहा है अफगानिस्तान में। और इस बीच खबर है कि तालिबान नेता अब्बास स्तानकज़ई ने पाकिस्तान के राजदूत से मुलाकात की। तुलु न्यूज के मुताबिक कतर में दोनों के बीच मुलाकात हुई। दावा है कि इस मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान में ताजा हालात और द्विपक्षीय संबंधों समेत कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। तो अब्बास स्तानकज़ई जो कि तालिबान का नेता है और पाकिस्तान के राजदूत के बीच में मुलाकात हुई है। मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं और कई मुद्दों को लेकर दोनों के बीच में चर्चा भी हुई है। वहीं तालिबान की ओर से पाकिस्तान को न्योता भी भेजा गया है क्योंकि अब सरकार बनने वाली है वहां पर और ऐसा कहा जा रहा है कि आज ही तालिबान इसकी घोषणा भी कर सकता है और उससे पहले ये मुलाकात भी अहम मानी जा रही है। अफगानिस्तान के काबुल में कुछ महिलाओं ने तालिबान की नीतियों का विरोध किया और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में काफी तादाद में महिलाएं शामिल हुई और नारेबाजी करती हुई नजर आई। दावा है कि प्रदर्शन के दौरान हक्कानी नेटवर्क के लोगों ने प्रदर्शन कर रही महिलाओं को रोकने की कोशिश की और इस दौरान उन लोगों ने इन महिलाओं से मारपीट भी की, जिसमें कई महिलाओं के घायल होने की भी खबर है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये काबुल की तस्वीरें हैं जहां पर महिलाएं किस तरह अब तालिबान की नीतियों का विरोध करने सड़क पर उतर आई हैं और वो भी अच्छी खासी तादाद में महिलाएं वहां पर पहुंची हैं। वहीं ये भी खबर है कि हक्कानी नेटवर्क के कुछ लोगों ने इनके साथ बदसलूकी की, मारपीट की, जिसमें कई महिलाएं घायल भी हो गई हैं। देखिए किस तरह महिलाओं को हटाने की वहां पर कोशिश की जा रही है और एक घायल महिला की तस्वीर भी देखिए, उनके चेहरे पर उन्हें चोट आई है, यानी कि मारपीट की गई है। प्रदर्शन में ये शामिल थी। लगातार तालिबान का विरोध करती हुई महिलाएं अब सड़कों पर उतर आई हैं। इनको तालिबान के कब्जे से खुद को आजाद करना है अपने हकों के लिए। ये अब बाहर निकल आई हैं। अब देखिए तस्वीरें, कितनी तादाद में काबुल में ये महिलाएं बाहर निकली हुई हैं, जहां पर इससे पहले हमने तस्वीरें देखी थी काबुल एयरपोर्ट पर सब भाग रहे थे, लेकिन अब इन्होंने ठान ली है कि तालिबान का किसी भी तरह से विरोध करना है और खासतौर पर अब महिलाओं की वहां पर जो भूमिका है वो बड़ी होने वाली है। तस्वीरें देखिए किस तरह अब महिलाएं बाहर निकलकर सड़कों पर आकर एकजुट होकर तालिबान की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। पंजशीर में तालिबानी लड़ाकों और नॉर्दर्न अलायंस के बीच जंग और तेज हो गई है। खबर है कि तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे के लिए बड़ा हमला किया और उसके बाद उन्होंने पंजशीर पर कब्जा कर लेने का भी दावा किया। पंजशीर पर कब्जे की जानकारी मिलते ही काबुल में भी तालिबानी लड़ाकों ने जोश में फायरिंग की। विदेशी मीडिया के कुछ पत्रकारों ने भी तालिबान की बात का समर्थन किया और पंजशीर को झुका देने का दावा किया। साथ ही मोहम्मद मसूद और अमरुल्लाह सालेह के विदेश भाग जाने का भी दावा कर दिया। लेकिन इसके बाद CNN न्यूज 18 से बात करते हुए अमरुल्लाह सालेह ने इन सभी बातों को गलत बताया और तालिबान को जबरदस्त नुकसान का दावा किया। इस दौरान NRF की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया और तालिबानी लड़ाकों को घेर लेने का दावा किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं और आवाजें भी सुन सकते हैं कि किस तरह गोलियों की आवाजें यहाँ पर सामने आ रही हैं और ये दावा किया जा रहा है तालिबान की ओर से कि पंजशीर इलाके में अब उसने अपना कब्जा जमा लिया है। हालांकि जो NRF फ्रंट पंजशीर में मौजूद है उसकी ओर से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है कि उन्होंने तालिबान के कई लड़ाकों को मार गिराया है और तालिबान के लड़ाकों को घेरने का दावा किया गया है। जो NRF की फोर्स है, यानी कि दोनों ही गुटों की ओर से अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि जमीनी हकीकत क्या है आप वीडियो के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। गोलियों की आवाज से, टैंकरों की आवाज से वहां पर जंग जैसे हालात हैं और तालिबान NRF को
खदेड़ने की कोशिश कर रहा है। वहीं एनआरएफ की ओर से भी लगातार तालिबान का सामना किया जा रहा है। فعلا در سنگرهای ما ادامه داریم، جنگ ما ادامه دارد. دشمن تارمار شده، فعلا این سرحد دست داشته ما دست طالب گرفته میش. مردار دست زمین مانده است اینجا پیشروی کل مردم. अब आपको कुछ तस्वीरें काबुल की दिखाते हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब तालिबान के लड़ाकों ने पंजशीर पर कब्जे का दावा करते हुए काबुल में जबरदस्त हवाई फायरिंग की। काफी देर तक तालिबान के लड़ाके जश्न मनाते हुए काबुल की सड़कों पर फायरिंग करते रहे और गोलियों की आवाज सुनिए। काबुल की ये तस्वीरें हैं, रात के वक्त की तस्वीरें हैं जब इनके पास खबर पहुंचती है तालिबानी लड़ाकों के पास कि उन्होंने पंजशीर पर अपना कब्जा जमा लिया है। उसके बाद ये जो जश्न की आवाजें आपको आ रही हैं आतिशबाजी की, ये गोलियों की आवाजें हैं दरअसल, और ये जश्न मनाया जा रहा है। जो तालिबानी लड़ाके काबुल में मौजूद हैं उन्होंने ये जश्न मनाया इस खुशी में कि उन्होंने पंजशीर पर अपना कब्जा कर लिया है। हालांकि इसको अफवाह माना जा रहा है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स वहां पर है उनका ये कहना है कि पंजशीर के अंदर जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बैठे हुए अमरुल्लाह साले वो अफगानिस्तान छोड़कर बाहर विदेश भाग गए हैं। तो दो तस्वीरें आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, गोलियों की आवाजें आप तक पहुंच रही होंगी। काबुल की ये तस्वीरें हैं और आप दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर पहली पंजशीर की है। वहां जबरदस्त फायरिंग के बीच तालिबान के कब्जे की अफवाह उड़ी और काबुल में इसकी जानकारी मिलते ही तालिबानी लड़ाकों ने हवाई फायरिंग की और जीत का जश्न मनाया। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं पंजशीर में किस तरह घमासान जारी है। दोनों ओर से लगातार फायरिंग की जा रही है। एनआरएफ की ओर से भी और तालिबान की ओर से भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। वहीं काबुल में जो फायरिंग हो रही है वो जश्न के लिए हो रही है, क्योंकि तालिबान का ये कहना है कि उसने पंजशीर के इलाके में अपना कब्जा जमा लिया है और उसी को लेकर खुशी का माहौल देखा जा रहा है। काबुल में तालिबानी इलाके जश्न मना रहे हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट जो आप सुन रहे हैं ये जश्न मनाने का ही इशारा है, क्योंकि उनका ये दावा है कि पंजशीर पर पूरी तरह से उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया है। वहीं पंजशीर में जो एनआरएफ फ्रंट मौजूद है उसने ये कहा है कि हम अब भी यहीं हैं और लगातार अभी भी सामना कर रहे हैं तालिबानियों का। इस बीच पंजशीर में जारी घमासान की कुछ और तस्वीरें आई जिन्हें देखकर ये अंदाजा लगने लगा कि पंजशीर में दोनों तरफ से जबरदस्त वार हो रहा है। जो तस्वीरें आई उनमें दिखा कि एनआरएफ से के लड़ाके ऊंची ऊंचाइयों पर होने का उनको फायदा हुआ है और उन्होंने नीचे से ऊपर आ रही एक गाड़ी को उड़ा दिया और वो वहीं जलने लगी। गाड़ी में इतनी जबरदस्त आग लगी कि धुआं आसमान छूने लगा। इस बीच गोलियों की तड़तड़ाहट से पंजशीर की पहाड़ियां गूंज उठी। वहां से आई एक और तस्वीर में कुछ लड़ाके जोश में दिखे और दुश्मन पर वार करते हुए नजर आए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पंजशीर का इलाका है जहां पर ये फायरिंग की आवाजें आप देख रहे हैं और जो धुंधू कर काला धुआं ऊपर उठ रहा है, दरअसल एक गाड़ी ध्वस्त हो कर दी गई है। एनआरएफ फ्रंट जो कि पंजशीर में मौजूद है, तालिबान का लगातार सामना कर रही है उसकी ओर से, क्योंकि वो ऊंचे इलाकों में मौजूद है एनआरएफ की टीम। तो ऐसे में उनकी ओर से ये फायरिंग की गई और नीचे से जो गाड़ी आ रही थी उसको ध्वस्त कर दिया गया। यानी कि किस तरह के हालात पंजशीर में हैं आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। लगातार वहां पर तालिबान की ओर से भी फायरिंग की जा रही है और जो एनआरएफ फ्रंट वहां पर सामना कर रही है तालिबान का, उसकी ओर से भी। और ऐसे में किस तरह के हालात अब वहां बन गए हैं इस बात का अंदाजा इस वीडियो के जरिए लगाया जा सकता है। लेकिन पंजशीर में तालिबान से जंग लड़ रहे अमरुल्लाह साले ने CNN न्यूज 18 से बात करते हुए पंजशीर पर कब्जे की बात को अफवाह बताया। उन्होंने अपने देश छोड़कर भाग जाने की खबर को भी तालिबान का झूठा प्रोपेगेंडा कहा। उन्होंने दावा किया कि वो पंजशीर में बैठकर CNN न्यूज 18 से बात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस हालात को संभालने में जुटे होने और पंजशीर पर सिर्फ तालिबान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, अलकायदा और तालिबान की तरफ से हमले होने का दावा किया। साथ ही उन्होंने किसी भी इलाके के नहीं होने की बात कही।
Media reports about my escape from Afghanistan is baseless. I am in my base in the Panjshir Valley. I'm talking to you from there. I have had several meetings with our commanders and with the political leaders. There is no doubt it's a difficult situation. We are under invasion of the Taliban. They are Al-Qaeda allies and other terrorist groups from the region and beyond. They are being backed by Pakistan as usual. They have had casualties. No doubt we have had casualties. Yesterday I attended the funeral of my fallen brothers who lost their lives in this sacred and holy defense of Afghanistan. The reason for sharing this video with you is to assure you that all the reports regarding my escape are false. It's propaganda, it's fake news. I am here. We will not escape. We will not surrender. We are standing for Afghanistan. Resistance is continuing. इस बीच एनआरएफ यानी कि नेशनल रेजिस्टेंट फोर्स ने खवात में कई लोगों के मारे जाने का दावा किया है। न्यूज़ 18 के चंदन रजवाड़े की खबर है कि एक दिन पहले खवात में करीब 1000 लोग पहुंचे थे। इनमें करीब 300 लोग भाग गए, जबकि 200 से ज्यादा लोगों को पकड़ लिया गया। दावा है कि बाकी बचे लोग मारे जा चुके हैं। खबर है कि अभी पंजशीर में कोई लड़ाई नहीं है। ये पंजशीर का इलाका है जहां पर गोलियों की आवाज आप सुन सकते हैं और अभी ये खबर आ रही है कि इस वक्त वहां पर लड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन ये पहले की तस्वीरें हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह टैंकरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, युद्ध जैसी स्थिति वहां पर मौजूद है, हो गई है, क्योंकि इससे पहले ये कहा जा रहा था कि पंजशीर ऐसा इलाका है जहां पर तालिबान कभी भी अपना कब्जा नहीं जमा सकता। और जैसे ही अमेरिकी सेना वहां से हटी काबुल एयरपोर्ट से, उसके बाद तालिबान ने अपना पूरा का पूरा जोर पंजशीर पर डालना शुरू कर दिया। और अब ये खबर सामने आ रही है, ये दावा किया जा रहा है तालिबान की ओर से कि पंजशीर पर उसने अपना कब्जा जमा लिया है। दुश्मन तारमार शुदा फिर इस तरह दस्त दاشته ما अल्लाहू अकबर जिंदाबाद जिंदाबाद मुजाहिदीन जिंदाबाद। इस बीच अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ने की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो हम अब आपको दिखाते हैं, जहां पर कारों का काफिला है और उसके भीतर कुछ बैग हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इन्हीं बैगों के भीतर उन्होंने पैसे रखे हुए थे, जिनको लेकर वो देश छोड़कर भाग गए। न्यूज़ 18 के चंदन रजवाड़े के मुताबिक इन तस्वीरों में दिख रही गाड़ियां अशरफ गनी की ही हैं और इन तस्वीरों में काबुल की पार्किंग में खड़ी कुछ गाड़ियां और खाली बैग दिखाई दिए। दावा किया गया कि अशरफ गनी ने इन्हीं गाड़ियों और बैगों में डॉलर भरकर देश छोड़ दिया था। इस वीडियो में जितनी गाड़ियां आप देख रहे हैं, ये ऐसा कहा जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के काफिले की गाड़ियां हैं जो एयरपोर्ट तक पहुंची थी उन्हें छोड़ने और उनके सहयोगियों को छोड़ने। और इन गाड़ियों के अंदर, बैगों के अंदर खूब ढेर सारा पैसा लेकर अशरफ गनी ने अफगानिस्तान छोड़ा था। और ये वही गाड़ियां हैं जिनमें सवार होकर पूर्व अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी एयरपोर्ट तक पहुंचे थे और उसके बाद वो वहां से विदेश रवाना हो गए। यानी कि उन पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने पैसा लेकर वो वहां से फरार हो गए थे, उन्होंने देश छोड़ दिया था। अफगानिस्तान के ताजा हालात पर भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हर कदम पर भारत और अमेरिका नजर बनाए हुए हैं। साथ ही उन्होंने तालिबान से भारत की अब तक कोई बातचीत का हवाला देते हुए उम्मीद जताई कि तालिबान सभी मुद्दों को सही तरीके से हल करेगा। Our engagement with them has been limited and it's not that we have a very robust conversation. But for whatever conversations we've had so far, I mean, they've been sort of, at least Taliban seem to indicate that they will be reasonable in the way they handle things. और भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला का बयान आपने सुना। उन्होंने कहा
कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हर कदम पर भारत और अमेरिका लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं और साथ ही तालिबान से भारत की अब तक हुई बातचीत का हवाला देते हुए ये उम्मीद जताई जा रही है कि तालिबान सभी मुद्दों को सही तरीके से हल करेगा, तर्क देगा हर मुद्दे को लेकर। यानी कि लगातार भारत और अमेरिका नजर बनाए हुए हैं तालिबान में, जो तालिबान अफगानिस्तान में जो गतिविधियां हो रही हैं तालिबान द्वारा। और आपको ये भी बता दें कि इस बीच ये भी खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी अब अमेरिका भी जाएंगे इसी महीने और वहां उनकी क्या बातचीत होने वाली है, खासतौर पर अफगानिस्तान एक बड़ा मुद्दा रहने की उम्मीद है। अफगानिस्तान में आज नई सरकार का ऐलान हो सकता है। वहां कल ही सरकार का ऐलान होना था, लेकिन कल इसका ऐलान नहीं हो सका। अब उम्मीद जताई जा रही है कि वहां आज सरकार बनाने का ऐलान हो सकता है। अफगानिस्तान की मीडिया की खबरों के मुताबिक नई सरकार का नेतृत्व मुल्ला बरादर करेगा। सरकार में 50% हिस्सेदारी तालिबान की होगी, तो वहीं 50% हक्कानी और हिकमत-ए-आज जैसे संगठन को देने का फॉर्मूला तय किया गया है। तालिबान की 50% हिस्सेदारी में 80% हिस्सेदारी दोहा तालिबान की होगी। शेर अब्बास स्टानिकज़ोई को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी देने के बारे में विचार किया जा रहा है। हामिद करजई और अब्दुल्ला को भी सलाहकार के तौर पर जगह मिल सकती है। ये सरकार केयरटेकर सरकार होगी। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि अगले बसंत या फिर गर्मी के मौसम तक अफगानिस्तान का नया संविधान बना लिया जाएगा। तो आपको बता दें कि अफगानिस्तान में आज नई सरकार का ऐलान हो सकता है। कल सरकार का ऐलान होना था, लेकिन कल इसका ऐलान नहीं हो सका और अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द ही अफगानिस्तान में नई सरकार की घोषणा कर सकता है तालिबान। और अफगानिस्तान की मीडिया की खबरों के मुताबिक वो जो नई सरकार बनने वाली है उसमें नेतृत्व मुल्ला बरादर करेगा। सरकार में 50% हिस्सेदारी तालिबान की होगी और 50% हक्कानी और हिकमत-ए-आज जैसे संगठनों को उनकी हिस्सेदारी होगी। वहीं ये भी तय किया गया है कि तालिबान की 50% हिस्सेदारी में 80% हिस्सेदारी दोहा तालिबान की होने वाली है। और उससे पहले वहां पर अब तैयारियां भी तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि ISI प्रमुख पाकिस्तान के वो वहां पहुंच गए हैं और ऐसे में अब सरकार कब बनती है ये देखने वाली बात है। खबर है कि मुल्ला बरादर को अफगानिस्तान का सरदार बनाया जाएगा, लेकिन आखिर मुल्ला बरादर है कौन वो आपको बताते हैं। मुल्ला बरादर को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। बरादर तालिबान का संस्थापक सदस्य है। यही नहीं, बरादर को तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का करीबी माना जाता है। मुल्ला उमर के सबसे भरोसेमंद कमांडरों में बरादर का नाम लिया जाता है। 2010 में पाकिस्तान में अब्दुल गनी बरादर को गिरफ्तार किया गया था। बरादर को 2018 में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय का प्रमुख बनाया गया था। कतर की राजधानी दोहा में तालिबान के साथ हुई वार्ता में बरादर शामिल रहा। यानी कि अब कमान सौंपी जा सकती है मुल्ला बरादर को। अफगानिस्तान सरकार का उसको सरदार बनाया जा सकता है। और हमने बताया कि आखिर अब्दुल गनी बरादर कौन था। बरादर तालिबान का संस्थापक सदस्य रह चुका है और यही नहीं, बरादर को तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का करीबी भी माना जाता है। मुल्ला उमर के सबसे भरोसेमंद कमांडरों में बरादर का नाम लिया जाता है। 2010 में पाकिस्तान में अब्दुल गनी बरादर को गिरफ्तार किया गया था। बरादर को 2018 में तालिबान की राजनीतिक कार्यालय का प्रमुख भी बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पूर्वी यूपी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने महाराजगंज और सिद्धार्थनगर का हवाई दौरा किया और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। योगी ने बाढ़ की मार झेल रहे लोगों का हाल जाना और उन्हें राहत का सामान भी बांटा। उन्होंने बाढ़ की वजह से बेघर हुए लोगों के लिए जरूरी इंतजाम करने के दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त बाढ़ग्रस्त हैं और ऐसे इलाकों का दौरा किया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पूर्वी यूपी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का उन्होंने दौरा किया। उन्होंने महाराजगंज और सिद्धार्थनगर का हवाई दौरा किया और जो बाढ़ से नुकसान हुआ है उसका जायजा भी लिया। योगी ने बाढ़ की मार झेल रहे लोगों को राहत पहुंचाने का सामान भी बांटा और जो भी जरूरी मदद उन तक पहुंचाई जानी चाहिए उसके निर्देश भी दिए हैं। महाराजगंज ऐसा इलाका है और सिद्धार्थनगर ये ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है
और अब ये पूरी तरह से बाढ़ग्रस्त हो चुके हैं। जिला प्रशासन को पर्याप्त मात्रा में संसाधन और धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। हर संभावित संवेदनशील गांवों में नावों की व्यवस्था करने, बाढ़ के समय में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की फ्लड यूनिट को सक्रिय करते हुए हर पीड़ित परिवार को समय से राहत प्रदान करने और बचाव के लिए इन सभी संस्थाओं को भी लगाया गया है।